स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 5 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम करने का फैसला किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के ऐलान किया है। जी आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर बिहार में जमकर के बयानबाजी हो रही है और अब आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चक्का जाम का ऐलान किया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 9 जुलाई को वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम किया जाएगा। वहीं महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मतदाता पुनरीक्षण करना है तो आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और फिर जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने एक फेसबुक लाइव में चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट बनाने में बड़ी साजिश की बू आ रही है। सत्ताधारी दल के इशारे पर यह काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए ये साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेगा। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी अपील की है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक के बाद कहा कि हमने अपनी चिंता को उनके साथ शेयर किया है और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को आरजेडी का जवाब मिल गया है। जी हाँ, एआईएमआईएम के सामने में बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के लिए लिखा है। इस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी को सलाह देते हुए नजर आए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि मैं एक ही बात कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार हैदराबाद में है। बिहार में उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं और उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को शिकस्त दी जाए तो कई बार चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरीके का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार करेंगे। जब मनोज झा ने साफ कर दिया है कि कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आप ना लड़ने का फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक लंबी लकीर खींच दी है, आप उस संदर्भ में सोचिए। आरजेडी सांसद ने कहा है कि इस लकीर को समझते हुए असदुद्दीन ओवैसी से आग्रह करता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिहार में मतदाता सूची सुधार को लेकर के चुनाव आयोग द्वारा जो बातें कही गई है कि कैसे कैसे इसमें किया जाएगा, लोगों को क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, किस तरीके के दस्तावेज लगेंगे, वो हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान चरणों में बांटा है। पहला चरण घर घर जाकर के फॉर्म देने का काम 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक किया गया। वहीं पर राज्य के यानी कि बिहार के करीब 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को फॉर्म दिया जा रहा है। ये काम 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ कर रहे हैं और 20,603 नए बीएलओ भी जोड़े जा रहे हैं। वहीं पर ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं। आयोग ने बताया है कि फॉर्म https://voters.eci.gov.in पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं पर दूसरे चरण के बारे में बात किया जाए तो आयोग द्वारा जारी फॉर्म को भर करके 25 जुलाई तक जमा करना है। हर मतदाता को फॉर्म भर करके बीएलओ को देना होगा। वहीं पर फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर के बताया गया है कि अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर नाम नहीं है तो जन्म से जुड़े हुए दस्तावेज देने होंगे, जिसमें 1987 से पहले जन्मे मतदाता को स्वयं का कोई एक दस्तावेज फॉर्म के साथ देना है। वहीं पर 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाता को अपना एवं एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और फिर दोनों अभिभावकों का दस्तावेज साथ में जमा करना होगा। वहीं पर तीसरा चरण के बारे में बात किया जाए तो बीएलओ को मतदाताओं से फॉर्म एकत्रित करके उसकी रसीद देनी है। ये काम 25 जून से 26 जुलाई तक होगा। इस दौरान बीएलओ फॉर्म लेकर के उसका डेटा मोबाइल ऐप या फिर ECI नेट पर अपलोड करेंगे।
हर मतदाता को एक रसीद दी जाएगी ताकि फॉर्म जमा करने का प्रमाण रहे। फॉर्म संबंधित अधिकारी को सौंपा गया है, जहां ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं पर चौथे चरण की शुरुआत 1 अगस्त में होगी, जब प्रारंभिक मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस चरण में जिनके फॉर्म समय पर मिलेंगे उनका नाम प्रारूप मतदाता में होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा उनका नाम नहीं दिखेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का विपक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की इस कवायद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा नालंदा में मतदाताओं के पास अपनी पहचान बताने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही एकमात्र प्रमाण पत्र है, जब मगर चुनाव आयोग के लिए ये सिर्फ एक रद्दी कागज की तरह है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता गहन पुनरीक्षण पर सीएम नीतीश कुमार के निजी इलाके नालंदा तक में सन्नाटा गहराता जा रहा है। वहीं पर चुनाव आयोग की वोटिंग शर्तों को लेकर के आम लोगों में गहरा भ्रम फैला हुआ है, जहां हजारों लोग अपने कागजात लेकर के भटक रहे हैं। बीएलओ उनसे कह रहे हैं कि नया प्रमाण पत्र बनवाइए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि इस अफरा तफड़े में सरकार गरीबों की वोट के अधिकार को लूटने में लगी है, जब करोड़ों लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर हैं, जबकि मात्र 20 दिन का समय ही कागज बनवाने के लिए बचा है। उन्होंने कहा कि साफ है कि मोदी नीतीश शाह ने अपनी कठपुतली चुनाव आयोग को गरीबों, दलितों, पिछड़ों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन याद रखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र को ध्वस्त करने के किसी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान चुनाव आयोग का भी घेरा किया जाएगा। पप्पू यादव ने इस बंद को समर्थन देने के लिए विपक्ष से भी मांग की है। वहीं पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के सभी युवाओं, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और फिर सभी समाज के लोगों से विनम्र आग्रह है कि बीएलओ भी अपनी भाई बहन हैं, जब वे हमें फ़ोन करके बता रहे हैं वे भी सरकार के भीषण दबाव में, जब मतदाता पुनरीक्षण के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वे गांव घर आए तो फिर उन्हें प्रेम से कोई काम ना करने दें। उन्होंने कहा कि बीएलओ को आराम से चाय पीने दें, बैठा लें, कोई फॉर्म भरने ना दें, ना फॉर्म बांटने दें, उनके सारे फॉर्म को अग्नि को समर्पित कर दें, यानी कि जला दें। उनसे कोई दुर्व्यवहार ना करें, वे हमारे अपने ही हैं। वे फिरंगियों के मानस पुत्र, सरकार की गुलामी की मानसिकता के शिकार हैं। उन्हें भी इस जुल्मी सरकार के जुल्म से आज़ाद कराना है। SIR को लेकर के चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानूनी रूप से अनिवार्य है। जब वहीं पर विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे लाखों वास्तविक मतदाता, खास तौर पर गरीब, प्रवासी और फिर हाशिए पर रहने वाले मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 22 साल बाद हो रहा ये संशोधन संविधान और फिर जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप है। वहीं पर विपक्षी दलों का दावा है कि ये समय विधानसभा चुनाव के करीब है और इससे मतदाता आधार में हेराफेरी हो सकती है। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। अब हर महीने करीब 11,600 से ज़्यादा लोग मरीज आ रहे हैं। जहाँ आपको बता दें कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। 2006 के पहले जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में महीने में 39 मरीज आते थे, वहीं पर आज महीने में 11,600 से अधिक लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। ये दावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। वहीं पर विभाग के अनुसार 2004 से 2005 में जहाँ पर स्वास्थ्य का कुल बजट 705 करोड़ रुपया हुआ करता था, वहीं पर 2025 तक ये बजट बढ़कर के 20,035 करोड़ तक पहुंच गया है। जिसका नतीजा ये है कि अब लोग न केवल बड़ी बीमारी बल्कि छोटी मोटी चोट दुर्घटनाएं ही नहीं, टीके और इंजेक्शन के लिए भी सरकारी अस्पताल पर निर्भर हो रहे हैं। बजट का ये आंकड़ा बताता है कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं पर 20 सालों में अस्पतालों का काफ़ी विस्तार किया है। मुफ्त दवाओं की जाँच की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की संख्या और फिर उपस्थिति में भी सुधार आया है। जब सरकारी अस्पतालों में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके आधार पर बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश है। आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले राज्य के रूप में पहचान बनाएगा।
दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के विवाद जारी है। जब पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भड़क गए, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चुनाव आयोग भगवान है क्या, अलाउद्दीन का चिराग है क्या। उन्होंने कहा है कि आर पार की लड़ाई होगी, बिहार और बिहारियों की अस्मिता के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए जान भी देना पड़े तो फिर दे देंगे। उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेरा ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कहा कि जब आपको नाम काटना ही है तो आसानी से काट लेंगे। जब उसमें क्या है, काम मुश्किल तब होगा जब आपकी नीयत साफ होगी। उन्होंने कहा कि 2003 में बिहार में जब यही पुनरीक्षण हुआ था तब 1 साल की समय लगा था। अब आप केवल 25 दिनों में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, तो आपकी नीयत तो यही है कि केवल नाम काटना है, जब कागज़ों की जांच नहीं करनी है। और फिर आपको तो मालूम ही है कि किस वर्ग के नाम काटने हैं। हमारे पास तमाम विकल्प सड़क से लेकर के संसद तक खुले हैं और इस देश में किसी एक संस्था की दादागिरी नहीं चल सकती है। दोस्तों, साल 2025 की मानसून की बारिश आम आदमी की जेब को तसल्ली से धो रही है। देश में करीब 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का खाना पीना दुश्वार हो गया है। जब खुदरा और फिर थोक मंडियों में आलू, टमाटर, प्याज और फिर हरी सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल आई है। जहाँ आलू की कीमत जहाँ पर 30 से 35 रुपये किलो पहुँच गया है, वहीं पर टमाटर और बैगन 60 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। इस कारण भरी बरसात में लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो गई है। जब बढ़ते दाम के बीच आम आदमी हरी सब्जी खरीदने में भी हिचक रहा है। बिहार की राजधानी पटना में आलू 30 से 35 रुपये, टमाटर 50 से 70 रुपये, प्याज 40 से 50 रुपये, भिंडी 40 से 50 रुपये, लौकी 40 से 50 रुपये, करेली 50 से 60 रुपये, कच्चू 40 से 50 रुपये, पालक 20 से 30 रुपये, हरी मिर्च 80 से 100 रुपये और धनिया 200 से 250 रुपये किलो के भाव बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर के रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके राज्य और फिर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक की जा रही है और सपना कुमारी ने इसमें अपने खेल कौशल से सभी का दिल जीत लिया है। जहाँ सपना कुमारी जो वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं, यानी कि BSF में हैं, जहाँ इस प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल अपने घर जिले आरा बल्कि बिहार राज्य और फिर भारत का भी गौरव बढ़ाया है। जहां उन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभागी की और फिर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हुए एक महत्वपूर्ण पदक जीता है। ये उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि उन्होंने एक कठिन प्रतियोगिता में उत्कृष्टता हासिल की है। दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द ही 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सीधी वित्तीय सहायता देना है, जिससे वे खेती के कार्य में आत्मनिर्भर बन सके। किसानों को 19वीं किस्त मिल चुकी है पहले ही, अब 20वीं किस्त का सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। जहाँ पिछले किस्तों की टाइमलाइन को देखें तो फिर यह स्पष्ट है कि हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी हो जाती है। उदाहरण के लिए 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। ऐसे में अब जुलाई माह में 20वीं किस्त आना स्वाभाविक अनुमान है, यानी कि इसी माह 20वीं किस्त आ सकता है। हालांकि कुछ लोग तो इससे पहले जून माह में ही आने के लिए बोल रहे थे कि जून माह में ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस माह के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद इस माह में आ जाए, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम आपको ऑफिशियल नहीं बता रहे हैं, बस अनुमान के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। वहीं पर कई किसान और कृषि विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक 20वीं किस्त क्यों नहीं आई है। तो दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 जुलाई से 9 जुलाई तक का विदेश दौरा माना जा रहा है। PM किसान योजना की हर किस्त प्रधानमंत्री स्वयं किसी कार्यक्रम के माध्यम से जारी करते हैं और फिर इस बार भी इसी परंपरा का पालन होने की संभावना है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और फिर नामीबिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ऐसे में उनकी भारत वापसी के बाद ही कोई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित करके 20वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद संजय जायसवाल ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव की दया से चुनाव जीता है। जब बीजेपी सांसद ने कहा है कि पप्पू यादव हमेशा बैलेट बॉक्स लूट करके विधायक बने हैं। जब बीजेपी सांसद ने कहा है कि पप्पू यादव हमेशा बूथों से बैलेट पेपर लूट करके विधायक बने हैं, वे तेजस्वी यादव की दया से पूर्णिया से जीते हैं। अगर सबसे बड़े धोखेबाज लालू यादव के समय वोटर निरीक्षण के दौरान घोटाले नहीं हुए
तो उन्हें अब क्यों लगता है कि कोई घोटाला होगा। जहाँ संजय जायसवाल ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने वोटों को भटकाने के लिए पिछड़े समुदाय से बीमा भारती को मैदान में उतारा और सभी समुदाय के लोगों से पप्पू यादव को वोट देने की को कहा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जानबूझ करके एक पिछड़े समुदाय की लड़की को चुनाव लड़ाया ताकि वोट बट जाए और सभी समुदाय के लोगों से पप्पू यादव को वोट देने को कहा। जहाँ इसके अलावा बीजेपी सांसद ने बिहार में चुनावी पुनरीक्षण कराने वाले चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करने पर विपक्ष पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा है कि लगभग 7.5 करोड़ लोगों को चुनाव पुनरीक्षण के लिए अपने दस्तावेज नहीं दिखाने हैं जिनके माता पिता का नाम मतदाता सूची में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार फिर से आने वाले हैं। जब पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी संभावित तौर पर मोतिहारी दौरा है। जहां उनके आगमन की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन और फिर भाजपा संगठन दोनों ही स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मोतिहारी पहुंचे। जहाँ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी हलचल तेज है। वहीं पर चुनावी वर्ष में पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा जिला प्रवक्ता प्रकाश आस्थाना ने बताया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपराह्न 1 बजे हेलीकॉप्टर से मोतिहारी आए हैं। जब पीएम मोदी के संभावित आगमन की सूचना से भाजपा कार्यकर्ताओं और फिर आम जनता में जबरदस्त उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। जय प्रकाश आस्थाना के मुताबिक पीएम मोदी अपने इस दौरे में महिलाओं के लिए भी कोई भी बड़ी योजना या फिर पैकेज घोषित कर सकते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना विकास कार्यों का शिलान्यास भी संभावित है। दोस्तों, बिहार में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप में नाबालिगों को रखने या फिर काम कराने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा में अगर देह व्यापार की शिकायत मिली तो फिर संचालकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें फिर कभी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं पर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि ऑर्केस्ट्रा संचालकों को अब एक सर्टिफिकेट के साथ ये बताना होगा कि उनकी टीम में कोई नाबालिग तो काम नहीं कर रही है। जब पुलिस ने कहा है कि अगर छापेमारी के दौरान कोई भी नाबालिग टीम में काम करते हुए पाई गई तो ऑर्केस्ट्रा मालिक को जेल भेजा जाएगा। जब बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, रोहतास, मोतिहारी जिलों से ऐसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों से काम कराने जा रहे हैं। जहाँ इन सभी जिलों के एसपी को नई गाइडलाइंस भेज दी गई है। वहीं पर सारण जिला बिहार में ऑर्केस्ट्रा का केंद्र कहा जाता है। यहाँ बताया जाता है कि सालों से नाबालिग लड़कियों को अवसर और फिर पैसों से के झूठे वादों के साथ दूसरे राज्यों और फिर देश के बाहर ले जाया जाता है। यहाँ लाए जाने के बाद लड़कियों को इस दलदल में फंसा दिया जाता है, उनका शोषण किया कर जाता है, उन्हें लोगों के सामने अश्लील नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस संबंध में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मई 2025 से अब तक सारण जिले में कुल 194 लड़कियों को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया है और 24 मामले दर्ज किए गए हैं। 61 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही लोग वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद बिहार के तमाम गांव में लोग यही कहते हैं कि उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है और फिर चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे कागजात उन्हें कहां से मिलेंगे। जब वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के परेशानी झेल रहे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से लेकर के राजद के चीफ लालू प्रसाद यादव के वैशाली और तेजस्वी यादव के राघोपुर तक दिखाई देते हैं। जब तेजस्वी राघोपुर सीट से ही विधायक हैं। जब विपक्षी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये समाज के पिछड़े, दलित, वंचित और फिर कमज़ोर लोगों को उनके वोट डालने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। वहीं पर चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम 25 जुलाई तक पूरा होना है। मानसून के बीच ही 77,000 से ज़्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ को अन्य सरकारी कर्मचारी और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बिहार में 7 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मतदाताओं के रिकॉर्ड की जाँच करनी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब राजद और कांग्रेस ने एआईएमआईएम को जवाब दे दिया है। राजद ने सलाह दी है कि बीजेपी को हराने के लिए एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस का
कहना है कि ओवैसी की पार्टी को गठबंधन महागठबंधन में शामिल करने का फैसला सामूहिक तौर पर लिया जाएगा। वहीं पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने पिछले काफ़ी समय से महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस और फिर राजद नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अख्तरुल ईमान ने 2 जुलाई को एक पत्र राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लिखा था। इसमें उन्होंने सेक्युलर वोटों को बिखरने से बचाने के लिए महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। वहीं पर इस बीच राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर वो बिहार चुनाव ना लड़े। उन्होंने कहा है कि कभी कभी चुनाव ना लड़ना भी मदद करना होता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। इसको लेकर के आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ओवैसी से गठबंधन होगा या नहीं, इस पर निर्णय लालू तेजस्वी को लेना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी देश में टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है। जब बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए निश्चित रूप से लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ आना चाहिए। हम ये चाहते हैं। वहीं पर पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने हमारे वोट बैंक में सेंधमारी की थी, वो पुरानी बात हो गई। दोस्तों, देश भर में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हैकर्स नए तरकीबों से लोगों को फंसा करके उनकी पर्सनल जानकारियां चुरा रहे हैं। कभी फर्जी लिंक भेजकर तो कभी फोटो या फिर कॉल के जरिए लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक गलत क्लिक आपके बैंक खाते से लेकर के पर्सनल डेटा तक खतरे में डाल सकता है। जहाँ अगर आपका मोबाइल बिना वजह बार बार खुद से रिस्टार्ट या फिर डाउनसेट हो रहा है तो फिर समझ जाइए कि कोई आपके फ़ोन का रिमोट एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। ये फ़ोन हैक होने का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। अगर आप सामान्य उपयोग कर रहे हैं लेकिन फ़ोन की बैटरी अचानक जल्दी ख़त्म होने लगती है तो इसका मतलब है फ़ोन में कोई मेलवेयर या फिर स्पाई सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहा है। ये लगातार डेटा भेजता है जिससे बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। वहीं पर अगर आपके फ़ोन पर ज़्यादा अननोन नंबर से कॉल या फिर मैसेज आने लगे तो फिर इसे हल्के में ना लें। ये भी संकेत हैं कि आपका फ़ोन या फिर मोबाइल नंबर किसी गलत हाथ में है। दोस्तों, बिहार की सियासत अब एकदम क्रिकेट की आखिरी ओवर जैसी हो गई है, जहां पर एनडीए की तरफ से कप्तान नीतीश कुमार की कप्तानी तय है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना बल्लेबाज बनाया है। बीच मैदान में चिराग पासवान अपने स्पिन गेंदबाजी से सबको चौंकाने की फिराक में है। वहीं पर राजनीति के इस रंगमंच पर चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे मारा कि अब देखने वाली बात है कि कौन किसकी विकेट गिराएगा। वहीं पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी तापमान तेजी से चढ़ता जा रहा है, जहाँ पर एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी पहले से ही तय मानी जा रही है। वहीं पर महागठबंधन में तेजस्वी यादव को अपना चेहरा घोषित कर दिया गया है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एक अहम बयान देकर के राजनीतिक चर्चा को और हवा दे दी है। वहीं पर एक टीवी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई भी असमंजस नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास बिहार को आगे ले जाने का अनुभव है, जहाँ ऐसे में सीएम पद को लेकर के किसी और विकल्प की बात बेईमानी है। चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया है कि एनडीए एकजुट होकर के चुनाव में उतरेगा और फिर नेतृत्व को लेकर के कोई भी भ्रम नहीं है। वहीं पर हालांकि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने की किसी मंशा को नकार दिया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के उन्होंने एक संकेत जरूर दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, डिप्टी सीएम का पद एक जिम्मेदारी भूमिका है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर दिन रात मेहनत कर रहा है उस पद को सुघोषित करें। इस बयान को एनडीए में एलजेपी की हिस्सेदारी मजबूत करने की एक राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का ये बयान विपक्ष की उस अफवाहबाजी को जवाब है जिसमें नीतीश कुमार की सेहत और फिर नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। दोस्तों, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने चुनाव आयोग के
प्रणाली पर गंभीर और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग जिस तरह से बिहार में काम कर रहा है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और फिर कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जब वहीं पर राजेश कुमार ने बताया है कि बिहार में मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी की आशंका है और करोड़ों लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आज बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से समय मांगा है। जैसे ही समय मिलेगा हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करके चुनाव आयोग की अनियमितताओं पर बात करेगा। जब उनसे पूछा गया है कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटों की मांग की है तो उन्होंने संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो फिर हम लोग मिल बैठ करके इसका फैसला लेंगे। अभी प्राथमिकता चुनाव आयोग के निपटने की है। वहीं पर एआईएमआईएम के द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखे जाने के सवाल पर राजेश कुमार ने कहा कि अभी इस तरीके के राजनीतिक प्रस्ताव पर बात करने का समय नहीं है। फिलहाल सबसे ज़रूरी मुद्दा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से निपटना है। दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर सघन मतदाता सुधार कार्यक्रम चल रहा है, इसके जरिए मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब तक पहचान पत्र के तौर पर जिन दस्तावेजों को आम तौर पर स्वीकार किया जाता था, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड, अब मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बदलाव को लेकर के विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग अपनी योजना पर अड़ा हुआ है। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापन के लिए 11 तरीके के दस्तावेज को मानक प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करने का निर्देश दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पहचान करके उनका पंजीकरण कर सकते हैं। नियमित कर्मचारियों या फिर पेंशन भोगियों का पहचान पत्र, पासपोर्ट 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक, डाकघर, LIC आदि द्वारा जारी की कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा किसी भूमि या फिर घर की आवंटन का प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर विज्ञापन होना जरूरी है। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को लेकर के जमकर के सियासत हो रही है। राजद और फिर कांग्रेस का आरोप है कि दलित और फिर मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। लालू यादव ने पोस्ट में लिखा है कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां नागरिकों को अपना वोट को बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित करके उनका मानसिक, आर्थिक और फिर सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने के बजाय नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहा है, जहां इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को राजधानी पटना में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। दोस्तों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन के लोग अछूत क्यों मान रहे हैं? जहां आपको बता दूं कि बिहार में प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान में अरविंद केजरीवाल राजनीति का मिजाज महसूस किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा व्यवहार महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो रहा है। जहां इंडिया गठबंधन के बनने से पहले अरविंद केजरीवाल के साथ भी विपक्षी खेमे में अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। खैर, अब तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही इंडिया गठबंधन छोड़ करके अपनी अलग राह अख्तियार कर ली है। प्रशांत किशोर और फिर अरविंद केजरीवाल दोनों ही बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनावी गठबंधन तो करती रही है, लेकिन देश के दोनों प्रमुख गठबंधनों से अलग ही खरा नजर आता है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी अब तक एनडीए और यूपीएससी से बराबर दूरी बना करके राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब लगता है कि मन बदल गया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन लगता नहीं कि तेजस्वी यादव और फिर लालू प्रसाद यादव की ओवैसी के प्रस्ताव में कोई भी दिलचस्पी है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान में तो अनिच्छा ही लग रही है और लालू यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान का तो कहना है कि महागठबंधन में तो उनकी पार्टी पहले से ही शामिल होना चाहती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। फिर भी अख्तर ईमान हार मानने को तैयार नहीं नजर आते हैं। एआईएमआईएम की तरफ से ऐसी गुजारिश के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा गया है और जवाब का इंतजार किया गया है, लेकिन जवाब भी मिल गया है कि इनको शामिल नहीं किया जाएगा। एआईएमआईएम को
महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर के सियासत चरम पर है। पक्ष प्रतिपक्ष फायदे और नुकसान गिना रहे हैं। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे। अब उन्हीं सवालों का जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि पप्पू यादव को जितना मुझे राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पुनर्निरीक्षण अभियान के अच्छे तरीके से चलने का दावा किया है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि हम इतना चाहेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो वोट डालने का अधिकार दिया है वह अधिकार छूटना नहीं चाहिए। किसी भी वोटर को वोट डालने में और सूची में नाम जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में करीब 9,000 उच्च और उच्चतर कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जब आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने रात्रि प्रहरियों के मानदेय को 6,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, यानी कि इसमें लगभग 67% की वृद्धि होगी। यह प्रस्ताव अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 2 माह के भीतर इसे मंजूरी मिल जाएगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस फैसले को लागू कर दिया जाए। आपको बता दें कि रात्रि प्रहरियों की नियुक्ति मुख्य रूप से विद्यालयों में लगे कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, बैटरी आदि उपकरणों की सुरक्षा के लिए की गई है। साथ ही साथ ये विद्यालय परिसरों में रात के समय किसी भी गलत गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। दरअसल हाई स्कूलों में कंप्यूटर और फिर स्मार्ट टीवी लगाए जाने के बाद चोरी की कई घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में रात्रि प्रहरी तैनात करने का निर्णय लिया था। अब इनका सैलरी भी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, बिहार में जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर अब अधिक शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र कई तरह के कार्यों में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करता है। सरकारी योजनाओं और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक है। इसी तरह किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। वहीं पर जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवाने पर अब अधिक शुल्क देना पड़ेगा। वहीं पर 21 दिनों तक बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र निःशुल्क बनाया जाएगा। इससे अधिक दिन होने पर अलग अलग शुल्क लगाया गया है। 22 से 30 दिनों के बीच जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर 30 रुपये शुल्क देने होंगे। इससे पहले मात्र 2 रुपये शुल्क लिया जाता था। वहाँ पर 31 दिन से 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर 50 रुपये शुल्क देना होगा। पहले मात्र 5 रुपये शुल्क दिया जाता था। वहाँ पर 1 वर्ष से ऊपर के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहाँ पर पहले 10 रुपये था। वहाँ पर नया शुल्क 16 जून से लागू कर दिया गया है। सांख्यिकी विभाग ने सभी पंचायत सचिव को लॉगिन उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों, बिहार में 2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट के रिव्यू को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। एक और विपक्ष लगातार इस प्रैक्टिस का विरोध कर रहे हैं, तो उसका कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए वंचित और फिर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और फिर चुनाव आयोग कह रहे हैं कि इससे ये पता चलेगा कि कोई वोटर छूट तो नहीं रहा है। जब कुल मिलाकर के अब इस पर जम करके सियासत हो रही है। वहीं पर चुनाव आयोग के आदेश अनुसार 1 जनवरी 2003 के बाद पंजीकृत हुए मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद एक मसौदा सूची प्रकाशित होगी। 2 अगस्त 2025 को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद ही मतदाता और फिर विभिन्न दल इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। उधर विरोध में उत्तरी पार्टियों ने तर्क दिया है कि इतने कम समय में चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में करीब 2 करोड़ वोटर इस बार वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। यह अंदेशा विपक्ष की ओर से जताया जा रहा है। इसको लेकर के अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार ने चौमुखी विकास किया है। बिहार की जनता को अपने नेता नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है, इसलिए बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं पर चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन पर इंडिया गठबंधन का
के विरोध करने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आरजेडी चुनाव से पहले ही हार मान रहा है। वह अपनी हार के लिए अभी से बहाने तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सत्यापन कराया जा रहा है तो फिर इसमें क्या गलत है? जो वेरिफिकेशन कराएंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। आयोग धर्म जाति के आधार पर काम नहीं करता है। इस वेरिफिकेशन से बिहार के किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो सिर्फ बांग्लादेशियों को होगी। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का ये मान चुकी है कि बिहार में एनडीए की जीत और फिर उनकी हार होने वाली है। हार का ठेकरा किस पर फोड़े, इसलिए वे अभी से ही बहाना बनाने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा एआईएमआईएम को आरजेडी की ओर से मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी। आगे वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये लोग सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाले नहीं है। दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तभी हारेंगे। दोस्तों, जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े हुए कैथी लिपि के दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद कराएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ शुक्रवार को करार हुआ है। भाषिनी डिवीजन के सीईओ अमित कुमार नाग और फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किया है। जहाँ पर करार के लिए आयोजित समारोह में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा कि ये बेहद ही सराहनीय शुरुआत है। यह भाषिनी के साथ सहयोग बिहार सरकार के कई विभाग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं पर प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान निकाले जा सकते हैं। कैथी लिपि में बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसे पढ़ने के लिए रिटायर कर्मियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई गई है। विपक्ष इसे एनडीए सरकार की साजिश बता रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और फिर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य पर आपत्ति जताई। वहीं पर दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जा रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर बिहार की सियासत में नया विवाद छिड़ गया है। एक तरफ जहाँ पर सत्ताधारी दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं पर विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना करके सरकार और फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं पर बिहार में हो रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच करके अपना ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, माले, सपा समेत 11 पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ये आरोप लगा चुके हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और गरीबों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हार डर के चलते चुनाव आयोग को आगे करके बीजेपी पीछे से ये सारा खेल खेल रही है। दोस्तों, बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस सिलसिले में इंडिया गठबंधन के 11 दलों को नेताओं ने इलेक्शन कमीशन में जाकर के अपना पक्ष भी रखा था। जब इस मामले पर बिहार में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट के रिव्यू का काम कोई नया नहीं है। जब बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जब अगर उन्हें सत्यापन के लिए कहा जाएगा तो फिर इतने कम समय में कैसे करा पाएंगे। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो मैट्रिक पास होने का सवाल ही नहीं है। ना जन्म तिथि और ना ही निवास के लिए कोई दस्तावेज। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहता तो फिर निवास का प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता था, लेकिन इतने कम वक्त में दस्तावेज बनवाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ विलम्ब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जब लोगों के मन की आशंका को चुनाव आयोग को देखना चाहिए और उनका हल निकाल करके आगे काम करना चाहिए। बिहार में 7-8 करोड़ मतदाता है और इस लिहाज से समय थोड़ा कम है। जहाँ आरएलएम चीफ ने कहा कि मतदाता सूची के रिवीजन में किसी वैध मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए।